हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लीडर प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये स्कैम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें फ्रॉड होता है। हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं। तो मैं सभी लीडर्स से कहना चाहूँगी कि ये चीज़ वही लोग बोलते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं सभी लीडर्स से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये स्कैम है, ये चैन सिस्टम है, इसमें फ्रॉड होता है, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं, तो अगर आपने उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के बारे में अगर आपने शॉर्ट में भी बता दिया तो ये समझ लीजिए कि 100% ऑब्जेक्शन हैंडल वहीं का वहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, और जब कोई सामने वाला उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोलता है तो वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, उन्हें समझा नहीं पाते हैं, उन्हें हिस्ट्री के बारे में बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट रहता है वो बिजनेस भी ज्वाइन नहीं करता है और वो मार्केट में जाके बुरा भला बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जिसके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि 1934 की बात है। एक व्यक्ति थे कार्ल हेनबर्ग, जो कि ये अमेरिका में रहते थे। इनके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया, एक विचार आया कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों के पास हर मर्ज का इलाज है। लेकिन लोगों को प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं होता है और ना ही लोगों की इतनी पहुंच ही होती है कि वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों तक पहुंच सकें। और उस टाइम क्या होता था कि लोग एलोपैथ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि जैसे मार्केट में एलोपैथ की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल करवा दें। तो इसलिए कार्ल हेनबर्ग ने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन नाम की एक कंपनी खोली और उनका उद्देश्य यही था कि लोग प्राकृतिक जड़ी बूटियों की दवाइयाँ यूज़ करें, प्राकृतिक जड़ी बूटियों को यूज़ करें, जिससे लोग स्वस्थ रह पाएँ और एलोपैथ का यूज़ कम से कम करें। और तब उन्होंने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी खोली और उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सब प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने होते थे। सारे लोगों को उस कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया और सब लोग उस प्रोडक्ट का और डिमांड करने लगे। कुछ दिन बाद 1939 की बात है कि उस कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रीलाइट रख दिया गया। न्यूट्रीलाइट ने देखा कि उसकी जो बिक्री हो रही है वो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा हो रही है, तभी लोग आकर और ख़रीदारी कर रहे हैं। मतलब कि कस्टमर ही उस कंपनी का प्रचार कर रहे थे। न्यूट्रीलाइट ने प्रचार पर पैसे खर्च नहीं किए थे, एडवर्टीजमेंट पर पैसे नहीं खर्च किए थे, लेकिन फिर भी कंपनी ने देखा कि बिना एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च किए ही अगर इतनी सारी बिक्री हो रही है और उन लोगों की वजह से जो लोग आकर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च ना करके हम इन्हीं लोगों को कुछ कमीशन दे दें। फिर न्यूट्रीलाइट ने लोगों को 2 लेवल पर पैसे देना शुरू कर दिया। मतलब कि जैसे आप कोई सामान परचेज करते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और किसी और से परचेज करवाते हैं तो उसका पैसा आपको मिलता है, और वो भी किसी और से परचेज करवाता है तो उसका भी पैसा आपको मिलता है। मतलब कि 2 लेवल पर पैसे मिलना शुरू हो गए न्यूट्रीलाइट से। यहीं से पूरी दुनिया में पहली बार शुरू हुई MLM, मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रीलाइट ने बहुत सारी बिक्री की और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। न्यूट्रीलाइट चूँकि 2 ही लेवल पर पैसे देती थी,
इस वजह से न्यूट्रीलाइट ज़्यादा दिनों तक इस रेफरेंस बेस्ड को नहीं चला पाई और चूंकि 2 ही लेवल पर पैसे मिलते थे, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने काम भी नहीं किए, जिसकी वजह से न्यूट्रीलाइट अच्छे से नहीं चल पाई और कुछ दिनों बाद इस कॉन्सेप्ट को बंद ही कर दिया गया। न्यूट्रीलाइट फिर वैसे ही प्रचार करवाने लगी जैसे आज की डेट में पतंजलि वगैरह का प्रचार होता है। उस समय न्यूट्रीलाइट में 2 व्यक्ति थे, जे वैन एंडल और रिचर्ड डिवोस। उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया और उन लोगों ने ये सोचा कि अगर न्यूट्रीलाइट इस कॉन्सेप्ट पर काम करती तो बहुत आगे तक जा सकती थी। फिर इन लोगों ने कुछ आपस में डिस्कस किया। फिर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी शुरू करें जहां पर हम केवल 2 लेवल पर पैसे ना देके पूरे अनलिमिटेड पैसे दें। फिर उन लोगों ने एमवे कंपनी की शुरुआत की। एमवे ने इसी कॉन्सेप्ट पर काम किया। एमवे कुछ दिनों में इतने पैसे कमाने लगी, इतनी अच्छी चलने लगी कि 1994 में एमवे ने न्यूट्रीलाइट को ही खरीद लिया। धीरे धीरे लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोगों को भरोसा होने लगा और धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आने लगी। 1990 के बाद बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आने लगी। इंडिया वालों को पैसा कमाने का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। लेकिन 2 दिक्कतें अचानक से सामने आई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन 2 दिक्कत सामने आई। सबसे पहली दिक्कत ये कि कंपनी के जो प्रोडक्ट होते थे वो इंडिया वालों के यूज़ के ही नहीं होते थे, जैसे कि कार वॉश हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया। ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो इंडिया वालों के यूज़ के नहीं होते थे। इंडिया वाले उसको खरीद तो लेते थे लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहली दिक्कत ये थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि लोग प्रोडक्ट तो ले लेते थे लेकिन उसको बेचने में शर्म करते थे। वो प्रोडक्ट को बेचने में अपनी इज्जत को छोटा समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे। तो उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट तो कर लिया लेकिन प्रोडक्ट को हटा दिया। उन लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने का झंझट ही ख़त्म करते हैं, केवल आप पैसे लगाओ और आपको पैसे मिलेंगे। यहीं से मनी रोटेशन कंपनियां शुरू हुई और मनी रोटेशन कंपनियां केवल इंडिया में ही नहीं हैं, मनी रोटेशन कंपनियां हर जगह हैं। अमेरिका में भी मनी रोटेशन कंपनियां हैं, चीन में भी मनी रोटेशन कंपनियां हैं। मनी रोटेशन कंपनियां हर जगह होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी रोटेशन कंपनियां केवल इंडिया में ही हैं, तो ऐसा नहीं है। मनी रोटेशन कंपनियां हर जगह हैं, हर जगह फ्रॉड होता है। जैसे इंडिया में फ्रॉड होता है वैसे ही अमेरिका में होता है, वैसे ही चाइना में भी होता है लगभग। तो मनी रोटेशन कंपनियां हर जगह थी और पूरी दुनिया में, चूँकि मनी रोटेशन कंपनियां जब हर जगह थी तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे, बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए, जिसकी वजह से लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगा और इस वजह से गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गई कि सही क्या है और गलत क्या है। 2011 में एक कंपनी चल रही थी RCM, जो कि ये एक ठीक ठाक कंपनी थी, एक अच्छी कंपनी थी, ये प्रोडक्ट बेस्ड पर काम करती थी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको 2011 में बंद करवा दी और ये कंपनी 11 महीने तक बंद थी और वो केवल और केवल गवर्नमेंट की नासमझी की वजह से बंद थी। लेकिन चूंकि RCM एक ठीक ठाक कंपनी थी, वो एक सही कंपनी थी, वो कोई पैसे घुमाने वाला काम नहीं करती थी, तो इस वजह से RCM को 11 महीने लग गए खुद को प्रूफ करने में। लेकिन तब तक कंपनी की सेल बिल्कुल घट चुकी थी। बहुत सारे लीडर कंपनी को छोड़ के चले गए, लोग निगेटिव हो गए। कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो पड़े पड़े एकदम से ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी 11 महीने बाद कंपनी फिर से खड़ी हुई। उस 11 महीने के पीरियड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स जो धरना प्रदर्शन दिए थे, गवर्नमेंट से अपील किए थे कि नहीं, ये RCM एक ठीक ठाक कंपनी है, इसे चलाया जाए। उन सारे लीडर में एक लीडर थे सुरेंद्र वत्स, जो कि अगर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इनका एक खुद का YouTube चैनल है, चैट विद सुरेंद्र वत्स। आप वहां से इनके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं
और ये अपने चैनल पे सफल लीडर्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप वहाँ पे जाके इनका चैनल सर्च करके यूट्यूब से तो इनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। तो सुरेंद्र वत्स थे और एक व्यक्ति थे राजीव, वो दोनों लोग मोहम्मद जाकिर हुसैन सर उनके पास गए। मोहम्मद जाकिर हुसैन डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों लोग मोहम्मद जाकिर सर के पास गए तो उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें बताई उनको, और उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, एक कंपनी है, और हमने जो भी आपको वीडियो में पहले बताया वो सारी चीज़ें वो बताए। तो मोहम्मद जाकिर सर को बात वो समझे और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी मेहनत किए वो। फिर उन्होंने, चूँकि ये जो सर थे ये सुरेंद्र वत्स की बात को सुन चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को सुन चुका हूँ, लेकिन मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ जिनको इस इंडस्ट्री से बेनिफिट हुआ है। तो कोलकाता में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे जाकिर हुसैन सर और सुरेंद्र वत्स बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी, बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। वहाँ पे जाकिर सर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ किए, तो उन्हें जाकिर सर को लगा कि नहीं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हमारे देश में ज़रूरत है। उन्हें लगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, माइग्रेशन हो गया, जो गांव के बच्चे शहर में जाते हैं रोज़गार के लिए। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग रहेगा तो गांव वाले लोगों को गांव में ही रोज़गार मिल जाएगा, उन्हें रोज़गार लेने के लिए गांव से शहर नहीं आना पड़ेगा। तो ये माइग्रेशन वाली दिक्कत और सोशल मोबिलिटी जैसी दिक्कतें थी, तो जिसको ये इंडस्ट्री दूर कर सकती थी। तो जाकिर सर को लगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री पे हमें काम करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को हमें एक सही रूप देना है। तो नई दिल्ली में 2016 26 अक्टूबर दिन बुधवार को हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मॉडल गाइडलाइन बनके तैयार हुई, और ये मॉडल गाइडलाइन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और नेट पे भी अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। दो व्यक्ति थे, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में हमने पिछली वीडियो में, जिसमें हमने ESBI मॉडल के बारे में बताया है, तो उसमें हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो आप वहाँ से जाके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी दो लोग थे, और जो कि ये दोनों लोग अमेरिका में रहते थे। तो ये लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भविष्य को समझा, और इन लोगों ने मिलके एक बुक लिखी जिसका नाम है व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए रिकमेंड क्यों करते हैं। और इस बुक में यही बताया गया है कि ये बिजनेस हर उस इंसान को करना चाहिए जो अपनी लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। सो आज के इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री जान के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें हमारा कितना बड़ा फ्यूचर है। और मैं बताना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को यही कहते हैं कि हमें अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 21वीं सदी का व्यवसाय भी कहा गया है, और ये पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, और ये इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से शुरुआत कर चुकी है। सो आज के इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किस किस को नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के बारे में पता है। और हाँ, इस वीडियो का लिंक हर लीडर के पास पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।